स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.4 का पहला जो सवाल दिया हुआ है इसको हल कर लिए थे दोनों तरीके से, प्रतिस्थापन से और विलोपन से। दूसरा सवाल भी हम 2 तक हल कर लिए थे। आज देखेंगे हम तीसरा सवाल। अगर आप इसके पहले का सवाल नहीं देखे हैं 3 के पहले का, तो आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब चलिए सवाल पर। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं कॉपी पर। देखिए इसको कैसे बनाते हैं हम। देखिए हम कॉपी पे पहले नंबर दे दिए हैं। अब ये रफ शीट पे हम आपको समझाते हैं 2 अंकों की संख्या। सवाल के कहने का मतलब क्या है, बोला क्या है 2 अंकों की संख्या, मतलब एक ऐसा संख्या जिसमें 2 अंक हो। मान लेते हैं देखिए 45 है, इसमें 2 अंक है। ये देखिए इकाई की जगह पे है इकाई और ये दहाई। ठीक है, तो इकाई और दहाई 2 चीज़ हुआ इसमें। तो वो जो संख्या दे रखा है उसमें ना हमें इकाई पता है ना दहाई पता है। और जब इकाई दहाई नहीं पता है तो संख्या मान भी नहीं सकते, बन भी नहीं सकता। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि माना इकाई संख्या x है और दहाई संख्या y है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर। तो यहाँ लिखते हैं माना संख्या इकाई x है और दहाई y है। ये देखिए इकाई संख्या मान लिए x और दहाई मान लिए अंक y। तो इकाई और दहाई जब हमें पता चल गया तो संख्या क्या होगा, संख्या ऐसा होगा कि इकाई के जगह पर x होगा और दहाई के जगह पर, दहाई का मतलब होता है 10। ठीक है, तो ये संख्या हो जाएगा हमारा। तो हम लिखेंगे अतः संख्या बराबर, देखिए ये है इकाई, इकाई मान है x, देखिए इकाई की जगह पर है, और ये माने हैं y को दहाई, y को दहाई माने देखिए y है दहाई की जगह पर, दहाई का मतलब 10 होता है। ठीक है, आप आगे देखिए सवाल में क्या बोला है। देखिए सवाल में आगे बोला है कि अंकों को, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अंकों को पलटने से बनी संख्या, अंकों को पलटने का मतलब यह है कि x के जगह पर y आएगा और y के जगह पर x आएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम आपको समझाते हैं यहाँ पर, ये हम 45 लिए थे संख्या, तो 45 को अगर हम पलटेंगे तो क्या बनेगा, 5 की जगह पर 4 आएगा और 4 की जगह पर 5 आएगा। यानी देखिए जब 45 को पलटेंगे तो ये 54 आ गया। तो उसी तरह से हम क्या माने थे अभी संख्या 10y प्लस x माने थे, तो यहाँ भी आएगा x की जगह पर y और y की जगह पर x, यानी कि 10x प्लस y पलट गया। ठीक है, तो पलटने से बना संख्या ये हुआ। तो हम इसी बात को कॉपी में लिख देते हैं कि अतः अंकों को पलटने से बनी संख्या 10x प्लस y है। ये देखिए इसी बात को हम लिख दिए कि अंकों के पलटने से बनी संख्या 10x प्लस y है। ठीक है, मूल संख्या ये था और अंक पलटने के बाद ये हुआ, यानी x की जगह पर y आ गया और y की जगह पर x आ गया। ठीक है, अब देखिए प्रश्नानुसार, अब चलते हैं प्रश्न क्या कह रहा है। तो हम लिख देते हैं पहले प्रश्नानुसार, फिर आपको दिखाते हैं बुक में क्या कह रहा है। ठीक है, ये देखिए ये है बुक। क्या बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, यही बोला है ना, अंकों के 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो देखिए ये जो संख्या है इसमें क्या क्या अंक है, y है और x है। तो यानी कि इन दोनों का जो योग है वो 9 है। ठीक है, ये देखिए 9 है, तो इसको मान लेंगे हम समीकरण पहला। और क्या बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, ठीक है देखिए यहाँ पर इस संख्या का 9 गुना अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि ये जो संख्या का 9 गुना और अंकों के पलटने का वाला संख्या से जो बना है उसका 2 गुना है। इन्हें इसमें 2 से गुना करेंगे और इसमें 9 से गुना करेंगे, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ये देखिए इसी बात को हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब इसको करते हैं गुना, 10 गुना 10y गुना 9 कितना आएगा 90y प्लस 9 गुना x 9x बराबर 20x प्लस 2y, यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, सबको एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, 90y प्लस 9x ये इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, 20x ये इधर आएगा तो हो जाएगा 2y। अब उधर कुछ नहीं बचा तो लिख दिया बराबर में 0। अब देखिए 9x, ठीक है, यानी कि 90y में से जब 2y घटेगा तो बचेगा 88y। ठीक है, और 9x में से 20x घटेगा तो बचेगा -11x बराबर 0 है। अब यहाँ आप देखिए कि 11 तो सब में कॉमन है, 11 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं, 11 यहाँ से भी कॉमन ले सकते हैं। अगर सोचिए 11 कॉमन हम ले लें तो क्या बचेगा, ये बचेगा 8y माइनस और ये बचेगा x बराबर 0। अब हमें मिल जाएगा यहाँ से 8y माइनस एक्स बराबर 0, ये 11 इधर आ जाएगा भाग में, 0/11 0 ही होगा। अब सबको माइनस से हम गुना कर देते हैं। ठीक है,
तो जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, यानी देखिए एक्स माइनस में था, ये प्लस में हो गया, 8y प्लस में है, ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक समीकरण ऊपर बना था ये, और दूसरा समीकरण यहाँ बन गया। अब हम इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर देते हैं। तो देखिए अगले पेज पर, देखिए यही समीकरण आया था, अब हमें इसको हल करना है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए पहले ही बुक में बोल दिया। तो देखिए इसको विलोपन विधि से हल करते वक्त हमें एक बात का ख्याल रखना सबसे पहले जरूरी होता है कि दोनों समीकरण में किसी भी एक चर का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर एक एक्स है, यहाँ भी एक एक्स है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया। या फिर अगर वाई वाई दोनों बराबर होता तब भी काम कर सकते थे। यहाँ वाई है तो यहाँ भी वाई होता, यहाँ 8y है तो यहाँ 8y होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखिए एक्स है, यहाँ भी एक्स है, दोनों जगह एक्स है, तो हल कर सकते हैं। फिर क्या बोले थे, सबका साइन बदलने के लिए प्लस के आगे माइनस, माइनस के आगे प्लस। ठीक है, इसके आगे देखिए प्लस है तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ देखिए 9 प्लस में है और 0 माइनस में है, 9 में से 0 घटेगा तो 9 ही बचेगा, बराबर कर देते हैं। ठीक है, ये प्लस में एक्स है, ये माइनस में एक्स है, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ देखिए प्लस में y है और यहाँ पे प्लस में 8y है, 8y और 1y मिलके हो गया 9y। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 9/9, ये कटेगा एक बार में। ठीक है, तो y बराबर हमें मिल गया 1। अब हम इसी y बराबर 1 को समीकरण 1 में या 2 में रख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये देखिए हम लिख दिए यहाँ पर समीकरण 1 यहाँ पर है, यहाँ पर जहाँ भी y दिखेगा हमें वहाँ पर 1 रखना होगा। ठीक है, x प्लस वाई है यानी x प्लस 1 लिखेंगे, बराबर 9 है तो बराबर 9 लिखेंगे। अब यहाँ से क्या आएगा, x बराबर 9 माइनस 1, 9 इधर एक प्लस में है, इधर आके माइनस में हो गया। अब देखिए 9 में से 1 घटा तो बचेगा कितना, 8, ये हमारा आ गया x बराबर 8। अब मूल संख्या क्या था हमारा, मूल संख्या हमें x और y का वैल्यू पता चल गया, यानी इकाई और दहाई का मान पता चल गया, तो हम संख्या निकाल सकते हैं। संख्या क्या माने थे हम, 10y प्लस x माने थे। अब देखिए 10y की जगह पर कितना आया है 1, तो 10 गुना 1 प्लस में x है तो x का मान कितना है 8। अब देखिए 10 को जब 1 से गुना करेंगे तो 10, और 10 में जब 8 जोड़ेंगे तो 18। ठीक है, तो ये 18 संख्या होगा, यही हो गया उत्तर। ठीक, अब देखिए अगला सवाल, देखिए प्रश्नावली 3.4 का अगला सवाल ये है। सवाल कहता है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से, मतलब जो कैशियर था, खजांची मतलब कैशियर होता है, से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। यहीं से देखिए आपको पता चल रहा होगा कि 50 रुपये और 100 रुपये का नोट मांगी वो मीना। ठीक है, और टोटल नोटों का संख्या कितना था 25। अब उसमें से 50 का संख्या कितना था, 25 का संख्या कितना था, कितना नोट 50 का था, कितना नोट 100 का था, कुछ तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। हमें 50 रुपये और 100 रुपये वाले नोटों की संख्या नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि 50 रुपये वाले नोटों की संख्या x है तथा 100 रुपये वाले नोटों की संख्या y है। ठीक है, तो बोली कितना है मीना, उसे मांगी कितना है 2000 रुपया। ठीक है, तो चलिए सवाल को बनाते समय समझा देंगे और भी ज़्यादा। देखिए कॉपी पर, देखिए सबसे पहले हम मान लिए कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है, क्योंकि यही निकालना था और ये हमें पता नहीं था। 100 रुपये के नोटों की संख्या भी निकालना था, ये भी नहीं पता था, तो हम मान लिए कि y है। ठीक है, और टोटल मीना के पास कितना नोट हो गया, दोनों मिला के 100 रुपये और 50 रुपये वाला मिला के 25 नोट हुआ। ठीक है, ये देखिए 25 नोट हुआ। लेकिन ऊपर एक बात लिखना भूल गए, देखिए यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखाएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार इसलिए क्योंकि प्रश्न में ये दे रखा है, प्रश्न के हिसाब से चल रहे हैं हम। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद एक चीज़ और गौर करिएगा कि मीना कितना रुपया कलेक्ट की थी, मीना कितना रुपया मांगी थी उससे, 2000 रुपया, है ना, 2000 रुपया। तो 2000 रुपये में कुछ नोट 50 का भी था, कुछ नोट 100 का भी था, दोनों मिला के हुआ 2000 रुपया। तो चलिए 50 रुपये के नोटों की संख्या हम x मान ली है ना, तो टोटल उसके पास कितना पैसा हो जाएगा, 50x है, हो जाएगा ना। उसके बाद फिर 100 रुपया का भी नोट था, 100 रुपया का y नोट था, तो टोटल मिला के तो यही पैसा हो गया। और टोटल मांगी थी कितना, 2000 रुपया। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब ये समीकरण बन गया, अब हमें इसे विलोपन विधि से हल करना है। देखिए इसको विलोपन विधि से कैसे हल करते हैं हम क्या बोले थे विलोपन विधि से हल करते वक्त कि दोनों समीकरण में भी x या y का मान बराबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर 1x है, यहाँ पर 50x है, तो हमें इसको भी 50x ही करना पड़ेगा या फिर इसको 1x करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 1y है, यहाँ पर 100y है, तो हमें इसको भी 100y करना पड़ेगा या फिर इसको 1y करना पड़ेगा। ठीक है, तो सुविधा आपको किस में है, हमको तो लग रहा है कि अगर समीकरण 1 को 50 से गुना कर दे तो यहाँ पर 50x हो जाएगा, यहाँ भी 50x है, तो इसको हल कर सकते हैं, है ना। तो हम समीकरण 1 को 50 से गुना कर देते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं पहले समीकरण 1 को 50 से गुना करने पर, ये देखिए लिख दिए हम।
अब समीकरण 1 को 50 से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50x, ठीक। इसको जब 50 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 50y, और इसको जब 50 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1250। समीकरण पहला ये था, दूसरा ये था, अब हम इसको मानेंगे तीसरा, ठीक है। और दूसरे वाले समीकरण को वैसे ही छोड़ देंगे हम, तो लिख देते हैं 50x प्लस 100y बराबर 2000, ठीक है। इसके आगे हम इसको मान लेते हैं समीकरण चौथा। इसके आगे हमें करना क्या था, सबका साइन बदलना था, जो प्लस में है उसको माइनस में करना था, यानी देखिए ये प्लस में माइनस में कर दिए, ये भी प्लस में था तो माइनस लगा दिए, ये भी प्लस में है तो यहाँ पर माइनस लगा दिए। उसके बाद अब देखिए ये देखिए 50x प्लस में है, ये 50x माइनस में है, ये कट जाएगा, ठीक है। ये देखिए 50y प्लस में है, ये 100y माइनस में है, यानी 50y में से 100y घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 50y। ये 1250 प्लस में है, 2000 माइनस में है, यानी 1250 में से जब 2000 घटेगा तो बचेगा कितना, माइनस में 750। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, तो दोनों कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा y बराबर निकल जाएगा 750 बटा 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 5 से कट जाएगा 15 बार में, ठीक है। तो हमारा y बराबर कितना आ गया, 15। अब हम इसी y बराबर 15 को हम समीकरण 1 में या 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन 1 में रखना ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आगे हम लिख देते हैं कि y बराबर 15 को समीकरण 1 में रखने पर, ये देखिए लिखा हुआ y बराबर 15 को समीकरण 1 में रखने पर, ये रहा समीकरण 1 आपके सामने, x प्लस वाई बराबर 25, यानी y की जगह पर 15 रखेंगे, यानी हम ऐसा लिखेंगे x प्लस 15 बराबर 25, ठीक है। तो देखिए लिखते हम x प्लस 15 बराबर 25, यहाँ से हमारा निकल जाएगा x बराबर 25 माइनस 15। तो ये देखिए 15 प्लस में था तो इधर आके माइनस में हो गया है, ठीक है। अब 25 में से 15 घटेगा तो बचेगा कितना, 10, ठीक है। तो ये हमारा x का मान निकल गया 10 और y का मान निकल गया 15। तो अब इसके आगे आप ये लिख दीजिए कॉपी में, पर x किसका माने थे, देखिए x हम क्या माने थे कि 50 रुपये के नोटों की संख्या x है ना। x का वैल्यू हमें कितना आया, 15 आया, और सॉरी x का वैल्यू 10 आया था और y का वैल्यू आया था 15। तो आगे कॉपी में आप लिख दीजिएगा कि अतः हमें 50 रुपये के नोटों की संख्या, अतः मीना के पास 50 रुपये के नोटों की संख्या 10 थी और 100 रुपये के नोटों की संख्या y बराबर 15 थी, ठीक है। तो देखिए अब अगला सवाल, देखिए प्रश्नावली 3.4 का यही आखिरी सवाल है। सवाल दे रखा है, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त का दिन का अलग किराया है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि कोई भी छात्र, अगर कोई भी लड़का या लड़की उस पुस्तकालय में यानी उस लाइब्रेरी के अंदर जाके पढ़ेगा तो 3 दिन का एक फिक्स भाड़ा है, मतलब 3 दिन का एक पहले ही बता दिया गया है कि अगर आप 3 दिन रहोगे तो इसमें इतना रुपया लगेगा, ठीक है। उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। इसका मतलब यह है कि 3 दिन तक आपको जैसे बोल दिया होगा कि 50 रुपया लगेगा, ठीक है। 3 दिन के बाद अगर आप चौथा दिन उसमें रहेंगे तो बोलेगा चौथा दिन के लिए 10 रुपया और अलग से लगेगा, या कुछ और बोला होगा कि 10 रुपया नहीं 20 रुपया या कुछ ऐसा, ठीक है। तो 3 दिन के लिए भाड़ा तो एक अलग से, मतलब 3 दिन का जो उसका फी था, रेंट था, जो भी कहिए, वो पहले फिक्स कर दिया। फिर बोला कि उसके बाद जितना दिन आप रहेंगे उसके लिए फिर अलग से देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता नाम की कोई लड़की थी, वो 7 दिन तक के लिए एक किताब ले गई और 27 रुपये अदा की। इसमें क्या क्या आ गया 27 रुपया में, पहले सवाल को हल करने से पहले समझा जाता है, पहले सवाल को समझ लीजिए ठीक से, फिर सवाल बहुत आसान हो जाएगा। ये 27 रुपये अदा की किस लिए, सबसे पहले देखिए बुक कितना दिन रखी थी वो लड़की, 7 दिन। 7 दिन में तो पहले ही बता दिया था वो पुस्तकालय का जो मैनेजर था वो कि 3 दिन के लिए भाड़ा नियत है, यानी कि 3 दिन का भाड़ा नियत था तो 6 दिन रही, तो 6 दिन का भी नियत भाड़ा में ही जुटेगा, लेकिन 1 दिन का भाड़ा लग गया उससे एक्स्ट्रा, ठीक है, 7वां दिन का। जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किया। सुसी नाम की कोई दूसरी लड़की थी, वो 5 दिन किताब रखी और 21 रुपया दी उस मैनेजर को। तो 5 रुपये में तो पहले 3 दिन का नियत भाड़ा था, फिर 2 दिन का अतिरिक्त भाड़ा लग गया उसके साथ, तो टोटल मिला के 21 रुपये हो गया, है ना। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बन सकता है। फिर इसको हल कर देंगे। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, यही करना है। तो दोनों को हम मान लेंगे कि माना नियत किराया x रुपया है और अतिरिक्त किराया y रुपया है। तो चलिए कॉपी पर इसको हल करते हैं। ये देखिए लिख दिए हम। अब उसके बाद सरिता जो थी कितना दिन बुक में बोला है, सरिता ने, देखिए सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, ठीक है। 7 दिन तक पुस्तक रखी थी,
वो लड़की, ठीक है। तो 3 दिन के लिए तो एक नियत भाड़ा लगेगा ही, 3 दिन के लिए भाड़ा कितना लग गया, 100 रुपया, ये नियत भाड़ा। उसके बाद अतिरिक्त भाड़ा लगेगा, अतिरिक्त भाड़ा कितना लगेगा, अतिरिक्त दिनों का लगेगा। 7 दिन में से 3 दिन का नियत भाड़ा था, तो बचा कितना दिन, 4 दिन ही अतिरिक्त बचा। तो 4 दिन का कितना भाड़ा लगेगा, जब 1 दिन का ₹22 लग रहा है तो 4 दिन का ₹4 लगेगा। टोटल कितना दी थी सरिता उसको, 27 रुपया। ये समीकरण पहला हो गया। सूसी नाम की दूसरी लड़की गई थी, दूसरी लड़की कितना दी थी भाड़ा उसको, 21 रुपया, है ना। और रही थी कितना दिन, सॉरी बुक कितना दिन के लिए ली थी, 5 दिन के लिए। तो 5 दिन में तो 3 दिन का नियत भाड़ा था, तो नियत भाड़ा कितना है, 100 रुपया। तो 5 दिन में से 2 दिन बच गया एक्स्ट्रा, है ना। तो 2 दिन अतिरिक्त भाड़ा का लगेगा, दो बाई रुपया, तो ये 2 बाई रुपया हो गया। टोटल कितना रुपया दी थी उसको, 21 रुपया, ये 21 रुपया हो गया। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब इसको विलोपन विधि से हल करना है, पहले ही बता दिया गया है कि विलोपन विधि से हल करना है। तो देखिए विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है। देखिए विलोपन विधि में हम क्या बोले थे, दोनों समीकरण में किसी भी एक चर बराबर होना चाहिए, कोई सा भी एक चर, एक्स का या वाई का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स का दिख रहा है हमें बराबर, यहाँ भी एक एक्स है, यहाँ भी एक एक्स है। या फिर हम y को भी बराबर कर सकते हैं, यहाँ देखिए 4y है, यहाँ 2y है। तो ऐसा करेंगे समीकरण, इसको 2 को 2 से गुना कर देंगे, तब भी यहाँ 4y आ जाएगा। लेकिन ऐसा करने से हम बचेंगे, क्योंकि ऐसे करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे बराबर है ही, तो सबका साइन बोले थे बदलने के लिए, प्लस के आगे माइनस, माइनस के आगे प्लस। देखिए ये सब प्लस में माइनस लगा दिए, प्लस और माइनस मिलके कट गया। 4y प्लस में 2y माइनस में, यानी 4y में से 2y घटा तो बचा कितना, 2y। 27 प्लस में 21 माइनस में, 27 में से 21 घटा तो बचेगा कितना, 6। तो y बराबर आ जाएगा 6/2, 6/2 का मतलब 3 होता है, ठीक है। तो हमारा y बराबर निकल गया 3। अब हम y बराबर 3 को समीकरण 1 में रख देंगे, तो आगे हम लिख देते हैं y का बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, ये देखिए हम लिख दिए y बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर, ये रहा समीकरण 1। यहाँ भी जहाँ भी हमें दिखेगा y, वहाँ पर हम रखेंगे 3, यानी x + 4 × 3 = 27, ऐसा लिख सकते हैं। x + 4y दे रखा था, तो 4 × y की जगह पर 3 बराबर 27 दे रखा था, ठीक है। तो x + 12 बराबर 27, यहाँ से हमें निकल जाएगा x बराबर 27, प्लस में 12 है तो इधर आके माइनस में 12 हो गया, तो x बराबर हमारा निकल गया 15, ठीक है। अब इसके आगे हम लिख देंगे क्या, कि अतः पुस्तकालय का नियत भाड़ा x माने थे, तो x बराबर 15 रुपया है, और अतिरिक्त भाड़ा y बराबर 3 रुपया है, उत्तर। ये देखिए इसी बात को हम लिख दें, पुस्तकालय का नियत भाड़ा 15 रुपया है और अतिरिक्त भाड़ा 3 रुपया है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर कर लीजिए। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, अगले सवाल के साथ, अगले वीडियो में।